So decomposition is when you break larger components into smaller parts, or you divide software into smaller components. तो बड़े सॉफ्टवेयर को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना या छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, इसको आप डिकम्पोजिशन कहते हैं। और जब उनकी एस्टिमेशन हो जाए एक एक कंपोनेंट की और उनको आखिर में मिलाएं, तो उसको आप रिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, डिकम्पोजिशन इज प्रैक्टिस ऑफ सेपरेटिंग एन एस्टिमेट इनटू स्मॉल इनटू मल्टीपल पीसेस। यानी कि छोटे छोटे हिस्सों की अलग अलग एस्टिमेशंस करते हैं, ठीक है, मल्टीपल पीसेस की। estimating each piece individually and then recombining the individual estimate to an aggregate estimate। और फिर वो छोटे छोटे एस्टिमेट्स हैं उनको मिलाते हैं आपस में, तो एक पूरे प्रोजेक्ट का एस्टिमेट हमें मिल जाता है। दिस एस्टिमेशन अप्रोच इज आल्सो नोन एज बॉटम अप, माइक्रो एस्टिमेशन, मॉड्यूल अप, बिल्ड अप, और बाय इंजीनियरिंग प्रोसीजर, और बाय मेनी अदर नेम्स। सो बहुत सारे नाम है इस एस्टिमेशन टेक्निक के, जिसको बॉटम अप टेक्निक भी कहा जाता है, माइक्रो एस्टिमेशन भी कहा जाता है, एंड बहुत सारे नेम्स लिखे हुए हैं। तो कहीं पे इनमें से कोई भी नेम लिखा हुआ नजर आ जाए तो ये समझ जाएं कि वो डिकम्पोजिशन और रिकम्पोजिशन वाली टेक्निक की बात कर रहे हैं। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, फिर आपको समझ में आएगा कि डिकम्पोजिशन और रिकम्पोजिशन में क्या फायदा है और क्यों करनी चाहिए या क्यों नहीं करनी चाहिए। सो ये एक सीन है। इस सीन में इसने दिखाया कि आप है और एक दूसरी टीम है, उनके बीच में कोई डिस्कशंस है। आपने कहा है कि हमें एक प्रोजेक्ट का एस्टिमेट करना है, और अब हम ऐसा करते हैं कि एक आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एस्टिमेट करेंगे प्रोजेक्ट को, और टीम को आपने कहा है कि आप लोग भी एस्टिमेट करें प्रोजेक्ट को। फिर देखते हैं किसका ज्यादा सही एस्टिमेशन आता है, ठीक है। एक आप है, यानी कि यू आर द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड यू आर गोइंग टू एस्टिमेट द प्रोजेक्ट, एंड अदर साइड इज द टीम, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं वो एस्टिमेट करेंगे। तो टीम को आपने कहा है कि आप लोग एस्टिमेट करें और मैं भी एस्टिमेट करता हूँ, और फिर देखते हैं कि किसका जो है वो ज्यादा एस्टिमेशन सही होता है। और जो जीत जाएगा वो जो हार जाएगा वो पिज्जा खिलाएगा, ठीक है। तो ये शर्त लगा इनके बीच में, और ये इसमें ये चीज लिखी हुई है, ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तो एस्टिमेशन शुरू किया। सबसे पहले टीम ने एस्टिमेशन कैसे किया, टीम ने क्या किया कि पूरे प्रोजेक्ट को फीचर्स में डिवाइड किया। ये टेबल जो दिखाई दे रहा है आपको, इस टेबल, इन द टेबल फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, ये फीचर्स लिखे पहले इन्होंने, और फिर उसकी हर फीचर की अलग अलग एस्टिमेशन इसने की है। फीचर 1 1.5 डेज वीक्स में, सॉरी 1.5 वीक्स, फीचर 2 जो है 4 वीक्स में, फीचर 3 जो है 3 वीक्स में, फीचर 4 1 वीक में, ये इन्होंने एस्टिमेशन किया। उसके बाद इसने लिखा है कि ये एस्टिमेशन हुआ 27 वीक्स का एस्टिमेशन इन्होंने दे दिया, ठीक है। टीम ने क्या दिया है, 27 वीक्स। और आपने क्या किया, आपने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर क्या किया, पुराना डेटा आपके पास पड़ा था, पुराने प्रोजेक्ट्स जो आपने पास्ट में किए थे, उसमें आपने देखा कि जैसा ये प्रोजेक्ट है वैसा ही एक प्रोजेक्ट पास्ट में किया था, वो 18 वीक्स में हुआ था, 18 वीक्स में हुआ था। तो आपने देखा कि ये जो नया प्रोजेक्ट है वो 20% बड़ा है उससे, तो आपने उसकी एस्टिमेशन दे दी 22 वीक्स, ठीक है। आपने कैसे दी, आपने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपने क्या किया, प्रीवियस प्रोजेक्ट को देखा, उसकी साइज देखी, उसमें आपने देखा कि इस पुराने प्रोजेक्ट से नया प्रोजेक्ट जो है वो 20% बड़ा है। तो पुराना प्रोजेक्ट जो था वो 18 वीक्स में बना था, और ये वाला प्रोजेक्ट जो है ये 22 वीक्स में बन जाएगा। तो आपने 22 वीक्स की एस्टिमेशन दे दी है आपने, ठीक है। सो यू हैव गिवन डेडलाइन ऑफ 22 वीक्स, और जो टीम है उसने जो डेडलाइन दी है या जो एस्टिमेशन दी है वो दिया है 27 वीक्स। तो कितने वीक्स का डिफरेंस है, टोटल 5 वीक्स का डिफरेंस है। टीम ने 27 वीक्स का है, और आपने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू हैव गिवन 22 वीक्स। अब हम इसको चेक करते हैं कि सही कौन है, हु इज द करेक्ट, ठीक है, हु इज करेक्ट। उसके बाद ये कहता है कि जब, अच्छा उसके बाद डिस्कशन में ये कहता है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है कहता है 27 वीक्स, वाओ, आई थिंक योर एस्टिमेट इज हाई, बट आई गेस वी विल फाइंड आउट। उसको ये ज्यादा लग रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको ये एस्टिमेशन ज्यादा लग रहा है, लेकिन वो कहता है कि चल ठीक है हम देखेंगे किसका सही होता है। तो कुछ हफ्तों के बाद जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ, तो प्रोजेक्ट पूरा हुआ जाके कितने दिनों में, 29 वीक्स में पूरा हुआ।
ठीक है, तो किसका एस्टिमेशन ज्यादा सही रहा? एस्टिमेशन ज्यादा किसका सही रहा है? टीम का सही रहा है, क्योंकि टीम ने 27 वीक्स कहा था और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने 22 वीक्स कहा था। और प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हुआ है? 29 वीक्स में, यानी कि 27 से भी 2 वीक्स ज्यादा लग गए इसके ऊपर। तो इसके बाद ये कहता है इट लुक्स लाइक योर एस्टिमेट ऑफ 27 वीक वाज ऑप्टिमिस्टिक बाय 2 वीक्स व्हिच इज एन एरर ऑफ 7%। तो कहता है कि आपने जो एस्टिमेट किया था वो ऑप्टिमिस्टिकली 2 वीक्स ज्यादा थे, लेकिन फिर भी आपका जो परसेंटेज ऑफ एरर है वो 7% है सिर्फ। ठीक है, माई एस्टिमेट इज 22 वीक्स ऑफ बाय 7 वीक्स, 7 वीक्स उसमें कम बता दिए थे मैंने। और एरर जो हुआ है इसका कितना हुआ है? 24% एरर किया है आपने एस्टिमेशन। तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने जो एस्टिमेशन में एरर किया है वो 24% है, और टीम ने जो एरर किया है वो 7% है। तो हारा कौन है? प्रोजेक्ट मैनेजर हार गया है और वो पिज्जा खिलाएगा टीम को। नाउ इसमें जो समझने की चीज है इस पूरे स्टोरी के अंदर वो ये है कि ये चेक करना चाहते हैं कि एरर किसने किया। ठीक है, एरर इतना जो है वो ज्यादा क्यों हुआ इससे, प्रोजेक्ट मैनेजर से, और वो क्यों हार गया इस पर्टिकुलर चीज के अंदर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना चाह रहा है वो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव एरर कैलकुलेट करेगा ये हर फीचर का। ठीक है, तो फीचर 1 में 1.5 डेज इन्होंने सोचा, 1.5 वीक सोचा था, कंप्लीट ये हुआ 3 वीक्स में। तो -1.5 वीक्स का एरर हुआ, तो टोटल एरर हुआ 50% का। फीचर 2 में इन्होंने 4.5 वीक सोचे थे, कंप्लीट हो गया 2.5 वीक्स में, एरर किया 2 वीक्स का, 80% इन्होंने एरर किया। अच्छा, ये नेगेटिव में देखे एरर हुआ है और ये पॉजिटिव में एरर हुआ। ठीक है, फीचर थ्री में इन्होंने 3 वीक्स सोचा था, लेकिन 1.5 वीक्स में ये हो गया। ठीक है, और 1.5 इनके बच गए, 100% एरर इन्होंने किया है इसके अंदर। इसके बाद 1 वीक इन्होंने सोचा था, लेकिन 2.5 वीक्स लग गए इनको, और 1.5 वीक ज्यादा कंज्यूम हो गए, तो इसलिए ये अंडर एस्टिमेट हो गया। अंडर एस्टिमेट यानी कि -1.5, तो 60% एरर किया ये। 4 वीक्स इन्होंने बताया था, लेकिन 4.5 वीक्स इनमें हुआ ये, यानी कि 0.5 वीक्स का अंडर एस्टिमेट हुआ, लेकिन 11% एरर किया इन्होंने। हर फीचर का इन्होंने कैलकुलेट किया। आखिर में इसको क्या किया इन्होंने? आखिर में इन्होंने इसको इधर करके प्लस करके चेक किया। तो टोटल एरर देखें, इन सबको प्लस करके अगर आप डिवाइड करें, नंबर ऑफ फीचर्स 10 है, 10 से डिवाइड करें तो ओवरऑल एरर जो निकला वो 46% एरर निकला है। ठीक है, लेकिन अगर इनको प्लस करें आपस में, -1.5 को 2 से, फिर 1.5 को -1.5 से, फिर 0.5 माइनस को 1.5 से, इनको प्लस करेंगे तो आंसर आपका बनेगा -2, और ये एरर है -7% का। तो अब इसमें जो समझने की चीज है वो ये है कि जब आप फीचर बाय फीचर एस्टिमेशन करते हो ना, तो कुछ फीचर्स को अंडर एस्टिमेट करते हो, ये माइनस वाले अंडर एस्टिमेट है। ठीक है, और जो पॉजिटिव में लिखे हुए यहाँ पे वो ओवर एस्टिमेट है। तो अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं। प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस हो जाते हैं, यानी कि प्लस से वैल्यू माइनस हो जाती है। तो जब वो कैंसिल आउट हो जाते हैं तो जो एरर का जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है, यानी कि जो इम्पैक्ट होता है उसका वो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जब आप सिंगल वैल्यू एस्टिमेट करते हो, यानी कि जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने दिया था 22 वीक्स वाला डायरेक्ट, तो 22 वीक्स को जब आप आपने एक पॉइंट सिंगल पॉइंट एस्टिमेशन जब आपने दे दी और आपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक नहीं किया, तो उसमें अगर कोई एरर करोगे तो या तो ओवर एस्टिमेशन की साइड चले जाओगे या तो अंडर एस्टिमेशन की साइड चले जाओगे, उसमें कैंसिल आउट का कोई तरीका नहीं है। लेकिन जब आप फीचर बाय फीचर एस्टिमेट करते हो तो कुछ फीचर्स का टाइम ज्यादा बताते हो, कुछ फीचर्स का टाइम कम बताते हो। तो वो जो ज्यादा टाइम बचा बताते हो वो बच जाता है आपका, और जो कम टाइम बताते हो वो ज्यादा लग जाता है, तो वो टाइम ज्यादा जो बचा हुआ टाइम होता है उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो ये इस चीज को कैंसिल आउट इफेक्ट कहते हैं, यानी कि एक दूसरे से वैल्यू जो होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहा जाता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहा जाता है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है? लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है कि जब आप
ओवर एस्टिमेशन करें कुछ फीचर्स की और कुछ फीचर्स की अंडर एस्टिमेशन करें, ठीक है। ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन जब आप फीचर्स की करें तो माइनस वाली वैल्यूज प्लस वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो उनका जो इम्पैक्ट होता है, जो उनका इफेक्ट होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस हो जाने से आपके ओवरऑल एस्टिमेशन एरर जो है वो कम हो जाता है। आप अपनी रियल लाइफ में भी सोचे ना, ऐसा ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको 3 असाइनमेंट्स दिए हैं, ठीक है। एक असाइनमेंट मैंने आपको कहा कि ये आपको 1 हफ्ते में बनाना है, ठीक है। तीनों असाइनमेंट आपको 1-1 हफ्ते में बनाना है फॉर एग्जांपल। 1 वीक का टाइम दिया मैंने और मैंने आपको 3 हफ्ते दे दिए असाइनमेंट बनाने के लिए। अब सपोज करें जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो आपने जो है वो 3 दिनों में पूरी कर ली, ठीक है। 3 दिनों में कंप्लीट हो गई आपसे। अभी आपके पास कितने दिन बच गए? मैंने आपको 3 हफ्ते दिए थे, उसमें से 3 दिन आपके निकल गए, बाकी आपके पास 2 हफ्ते पूरे पड़े हुए और 4 दिन और पड़े हुए क्योंकि वो बच गए आपके जो पहले असाइनमेंट था उसमें से। अब आपके पास 2 हफ्ते और 4 दिन है। दूसरा असाइनमेंट जब आपने किया फॉर एग्जांपल, तो वो आप उसमें फँस गए कहीं पे और वो आपसे नहीं हो पा रहा था फॉर एग्जांपल, और उसमें आपको सपोज करें कि 1 हफ्ता और 4 दिन या 5 दिन लग गए। तो एक असाइनमेंट आपने टाइम से पहले कर ली 3 दिनों में, दूसरी असाइनमेंट आपने की 1 हफ्ता और 4 दिनों के अंदर, ठीक है। तीसरा असाइनमेंट सपोज करें आपने 1 हफ्ते में कर लिया पूरा। तो अब आप अगर इसका इफेक्ट चेक करेंगे, तो ये आप तीनों असाइनमेंट 3 हफ्ते में कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं? क्योंकि एक असाइनमेंट टाइम से पहले कर लिया था, एक असाइनमेंट टाइम के बाद किया, लेकिन क्योंकि डेडलाइन अभी भी आपके पास थी अवेलेबल, तो प्लस माइनस होके, यानी कि अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट की वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल आउट होके ओवरऑल डेडलाइन के अंदर आपने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया। सो बेसिकली ये भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। व्हेन यू हैव फीचर्स एंड सम ऑफ द फीचर्स आर ओवर एस्टिमेटेड एंड सम ऑफ द फीचर्स आर अंडर एस्टिमेटेड, then the effect of overestimation and underestimation are cancel out each other, they cancel out each other, और उसका जो इफेक्ट है वो आपके पास बड़ा जो है वो रिड्यूस होके आपके सामने आ जाता है। तो ये कहता है द टीम एस्टिमेट बेनिफिट फ्रॉम स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी कॉल्ड लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो कहता है टीम जो है उसने उसको जो बेनिफिट हुआ स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी का, उसको लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहा जाता है। द गिस्ट ऑफ दिस लॉ इज दैट इफ यू क्रिएट वन बिग एस्टिमेट, यानी कि एक बड़ा एस्टिमेट करें, the estimate errors tendency will completely be on high side, यानी कि आपने बड़ा एस्टिमेट दे दिया और उसमें जो टेंडेंसी है एरर की वो हाई साइड की तरफ है, यानी कि ओवर एस्टिमेशन के साइड की तरफ है, और कंप्लीटली ऑन द लो साइड, या फिर उसकी जो एरर है वो लो साइड होगा, यानी कि अंडर एस्टिमेशन की तरफ होगा। बट इफ यू क्रिएट सेवरल स्मॉलर एस्टिमेट्स, लेकिन अगर आप छोटे छोटे एस्टिमेट बनाओगे, बड़े एस्टिमेट की बजाय छोटे छोटे एस्टिमेट्स जब आप बनाओगे, so some of the estimate error will be on the high side, तो कुछ एरर्स आप करोगे हाई साइड यानी कि ओवर एस्टिमेशन की तरफ, एंड सम ऑफ विल बी ऑन द लो साइड, यानी कि कुछ एरर्स आप करोगे अंडर एस्टिमेशन की तरफ। सो द एरर टेंड टू कैंसिल ईच अदर, तो कुछ एरर्स जो प्लस में होंगे और कुछ एरर जो माइनस में होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। सो अदर्स each other out of some degree, so your estimate in some cases but it also overestimated in some cases, so the error, तो कुछ जो टीम जो है उसने कुछ अंडर एस्टिमेट केसेस किए थे और कुछ केसेस को ओवर एस्टिमेट किया था, तो एरर जो एग्रीगेट एरर जो है, यानी कि जो सबको प्लस करके उसकी जो एवरेज निकाल के एरर निकाले, तो वो 7% है। और जिसने सिर्फ बड़ा एस्टिमेट दिया था, यानी कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर ने जो एस्टिमेट दिया था, वो 24% एरर था, बिकॉज इट वाज अ सिंगल एस्टिमेट एंड दैट हैज यू नो either it will be on the overestimation side or it will be on the underestimation side, लेकिन उसमें cancel out का कोई ऑप्शन ही नहीं है। So this approach should work in theory and the research says that it works in the practice। तो ये बिल्कुल प्रूव्ड है और ये रिसर्च में प्रूव किया गया है कि ये थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंटेड है। तो क्या करना चाहिए, इस चीज से आप क्या सीखें कि जब भी एस्टिमेशंस करें तो फीचर बाय फीचर करें, डीकम्पोज करें पहले और उसके बाद उनकी एस्टिमेशंस करें, क्योंकि उससे आपको लॉ ऑफ लार्ज नंबर का एडवांटेज मिलता है कि जब आप अंडर एस्टिमेशंस करते हैं और ओवर एस्टिमेशंस करते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और चांसेस ऑफ एरर जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं।
अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये हो सकता है कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई व्हाई इट हैपेंस कि जब आपके पास सिंगल एस्टिमेशन देते हो, या अगर आप सिंगल एस्टिमेशन करोगे फॉर एग्जांपल, तो वो उसमें आपके पास या तो ओवर एस्टिमेशन की तरफ चले जाते हैं या अंडर एस्टिमेशन की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, इसमें भी दो वैल्यूज आपसे क्यों पूछी जाती हैं, ये वाली, जैसे कि लास्ट स्लाइड्स में दिखाए थे आपको, ये बेस्ट केस और वर्स्ट केस दोनों क्यों पूछे जाते हैं, बिकॉज वर्स्ट केस और बेस्ट केस के अंदर से ही आपके पास एक्सपेक्टेड केस या एवरेज केस मिलता है आपको, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ बेस्ट केस के बारे में सोचोगे तो फिर आपके पास चांसेस जो है वो सक्सेस के कम हो जाते हैं। और वो कम क्यों हो जाते हैं, बिकॉज जो बेस्ट केस के चांसेस हैं वो रिड्यूस होते जाते हैं हर दूसरे फीचर के बाद, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बेस्ट केस होता है उसके सक्सेस के चांसेस 25% होते हैं, ठीक है, 1/4, यानी कि मैथमेटिक्स में 1/4 जो है वो बराबर होता है 25%, यानी कि 0.25 के, 0.25 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी 25%। तो बेस्ट केसेस, अगर 4 बेस्ट केसेस हैं फॉर एग्जांपल, 4 फीचर्स हैं और चारों फीचर्स के बेस्ट केसेस आपके पास मौजूद है, तो सक्सेस के चांसेस क्या होंगे, कोई बताएगा आप में से? सपोज करते हैं कि 4 फीचर्स हैं, फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3 और फीचर 4, 4 फीचर्स हैं, ठीक है। और एक फीचर की जो सक्सेस के चांसेस हैं वो है 1/4। 1/4 का मतलब है 0.25, यानी कि 25%। तो इसको अगर मैं यहाँ पे आपको लिखकर दिखाऊं, सपोज करें फीचर 1 आपके पास है 1, दूसरा हमारे पास फीचर है फीचर 2, ठीक है, तीसरा फीचर है फीचर 3, चौथा फीचर है फीचर 4। 4 फीचर्स हैं। बेस्ट केसेस की हम लोग बात कर रहे हैं कि बेस्ट केसेस के ऊपर एस्टिमेशन क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेस्ट बेस्ट केसेस के जो सक्सेस के चांसेस हैं वो 25% होते हैं, 25% का, यानी कि 1/4, ठीक है। 1/4 इज इक्वल टू 0.25, सही है। 1/4 इज इक्वल टू 0.25, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सो 1/4 इज इक्वल टू 0.25, यानी कि 25%, 25% चांसेस है। इसके भी यही सेम होंगे, फीचर 2 के भी, ठीक है। ये इसको मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको हर फीचर का नजर आए कि हर फीचर के सक्सेस के चांसेस कितने हैं, कितने 1/4 इसके, 1/4 इसके, 1/4 इसके और 1/4 इसके, तो 25% इसके, 25% इसके, 25% इसके, 25% इसके। अच्छा, मैं अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि what is what are chances of success of all these फीचर्स, अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूं, या अगर किसी जॉब के इंटरव्यू में या टेस्ट में कहीं क्वेश्चन आ जाए, इस तरह से 4 फीचर्स लिखे हुए हो फॉर एग्जांपल, और चारों की परसेंटेज ऑफ सक्सेस दी हुई हो, 25% इसके चांसेस है सक्सेस के, 25% चांसेस इसके हैं सक्सेस के, 25% इसके चांसेस हैं सक्सेस के, 25% इसके चांसेस हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इन चारों फीचर्स के, चारों के एक साथ पूरे होने के चांसेस कितने हैं, चारों के एक साथ पूरे होने के चांसेस कितने हैं, क्वेश्चन ये है। सो व्हाट आर द चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ ऑल दीज फीचर्स टुगेदर, ठीक है। तो यानी कि एक साथ ये चारों फीचर्स के सक्सेस के चांसेस कितने हैं, तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, उसको कैलकुलेट करने का तरीका होगा 1/4, मल्टीप्लाई करोगे इसको दूसरे फीचर के साथ 1/4, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तीसरे फीचर्स के साथ 1/4, मल्टीप्लाई करोगे चौथे फीचर के साथ 1/4, ठीक है। सो इट इज बेसिकली 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ठीक है। सो कितने चांसेस हैं, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25। तो अगर इसको मैं सॉल्व करके दिखा दूं तो सक्सेस के चांसेस देखिए कितने बनते हैं, 0.0039, यानी कि 0.25 से भी कम चांसेस है, ठीक है। 0.25 से भी कम चांसेस है, क्यों, क्योंकि
सपोज करें कि अगर ये फीचर आपके पास 25% चांसेस हैं, यानी कि 75% चांसेस हैं कि टाइम पे पूरा नहीं होगा, ठीक है। 25% सिर्फ और सिर्फ 25% चांसेस हैं कि टाइम पे पूरा होगा। तो सपोज करेंगे ये फीचर टाइम पे पूरा हो गया फॉर एग्जांपल, उसके बाद इस फीचर की बारी आई, लेकिन ये फीचर टाइम पे पूरा ना हो सका। जब ये फीचर टाइम पे पूरा नहीं होगा तो उसका इफेक्ट इस फीचर पे आएगा और ये खुद ब खुद डिले हो जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों डिले हो जाएंगे, फीचर 2 और फीचर 3, तो ऑटोमेटिकली फीचर 4 वैसे ही डिले हो जाएगा, ठीक है। रियल लाइफ में भी ऐसा ही है ना। सपोज करें मैंने आपको 4 काम दिए, असाइनमेंट दिए, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 4। अब एक असाइनमेंट के चांसेस हैं 25% चांसेस है कि टाइम पे पूरा करोगे आप। आपने बड़ी मेहनत की, आपने बड़ा जो है ना टाइम लगाया और असाइनमेंट आपने कर लिया, सपोज करें टाइम के ऊपर पूरा कर लिया। दूसरे असाइनमेंट आपका टाइम स्टार्ट हुआ, आपने स्टार्ट किया बनाना, लेकिन आपसे नहीं बन सका या आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, तो दूसरा असाइनमेंट थोड़ा सा आपका डिले हो गया। दूसरा असाइनमेंट जैसे ही डिले हुआ, उसकी डिले की वजह से जो तीसरा असाइनमेंट आपको टाइम पे शुरू करना था वो टाइम पे शुरू नहीं कर सके आप, क्योंकि दूसरे असाइनमेंट में फंसे हुए थे आप। तो दूसरा असाइनमेंट डिले हुआ तो उसका इफेक्ट किस पे आया? तीसरे असाइनमेंट पे आया। अब जब दूसरा और तीसरा असाइनमेंट दोनों डिले हो गए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? चौथा असाइनमेंट वैसे ही डिले हो जाएगा। तो बेसिकली आपको समझाना ये है कि जब आप बेस्ट केसेस की कैलकुलेशंस करते हो तो बेस्ट केसेस के जो सक्सेस के चांसेस हैं वो 25% होते हैं। और जब आप उनकी आपस में मल्टीप्लाई करें और सारे फीचर्स का पता लगाना चाहें, टोटल फीचर्स का, तो वो मल्टीप्लाई करते जाओ तो उसके सक्सेस के चांसेस भी रिड्यूस होते जाते हैं। तो ये 0.0039 का मतलब है कि ये 125% से भी कम चांसेस है, ठीक है। हो सकता है ये 10% चांसेस हो सकता है ये 15% चांसेस हो कि टाइम पे पूरा होगा प्रोजेक्ट। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि आप कभी भी बेस्ट केसेस को आपस में प्लस ना करें, ठीक है। बेस्ट केसेस की एस्टिमेशंस कभी ना दें। ये पढ़ेंगे तो समझ में आए। कहता है व्हेन डेवलपर आर आस्क्ड टू प्रोवाइड सिंगल पॉइंट एस्टिमेट, जब डेवलपर को आप सिंगल पॉइंट एस्टिमेट का कहते हैं तो दे ऑफन अनकॉन्शियसली प्रेजेंट बेस्ट केस एस्टिमेट। डेवलपर हमेशा बेस्ट केस एस्टिमेट देते हैं और वो उसमें रिस्क सोचते नहीं है, रिस्क का नहीं सोचते, वैसे ही बेस्ट केस एस्टिमेट दे देते हैं। तो कहता है लेट्स से दैट ईच ऑफ द इंडिविजुअल बेस्ट केस इज 25% लाइकली। तो कहता है कि बेस्ट केस के जो सक्सेस के चांसेस हैं वो 25% होते हैं। द ऑड्स आर 1/4। तो उसकी अगर आप सोचें तो ये होगा 1/4, कहता है 25%, बट द ऑड्स ऑफ डिलीवरिंग ऑल द टास्क आर वेरी स्मॉल। और उसके बाद ये कहता है कि अगर सारे फीचर्स की 25% निकालें और आपको कहा जाए कि सारे फीचर्स टाइम पे डिलीवर करो, तो उसकी जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बहुत छोटे से हैं, बहुत कम है, बहुत वेरी वेरी लो चांसेस ऑफ सक्सेस। So to deliver first two tasks on in the time 1/4 is multiplied by 1/4. So odds are finishing two tasks is 1/16. तो कहता है अगर दो टास्क हैं आपके पास, एक टास्क है फॉर एग्जांपल फीचर 1, दूसरा टास्क है फीचर 2, तो दोनों की अगर मैं आपसे पूछूं कि सक्सेस के चांसेस कितने हैं, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 विल बी इक्वल टू 1/16। कि ठीक है, 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 के साथ तो बनेगा 1/16। सो टू फिनिश 10 टास्क, और 10 टास्क अगर मैं आपको दूं और मैं आपसे पूछूं कि सक्सेस के चांस क्या होंगे, तो क्या करोगे? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 10 मरतबा लिखोगे तो टोटल सक्सेस के चांसेस है 0.000095, तो विच इज वेरी लो नंबर। तो सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। तो कभी भी बेस्ट केस की लाइकली वैल्यूज को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना, कभी भी बेस्ट केस एस्टिमेशन नहीं देनी है। हमेशा यू हैव टू गिव एक्सपेक्टेड केस की सक्सेस के चांसेस 50% होते हैं, वर्स्ट केस के चांसेस 75% होते हैं, ठीक है। सपोज करें कि अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे आपने किसी बंदे को एस्टिमेशन दिया है, आपने उसको कहा है कि ये प्रोजेक्ट मैं आपको 3 हफ्ते में बना के या 4 हफ्ते में बना के दे दूंगा, तो वो अगर आपसे पूछे कि कितना परसेंट श्योर है कि ये 3 हफ्ते में बन जाएगा या 4 हफ्ते में बन जाएगा, तो आप उसको एस्टिमेशन के अंदर कॉन्फिडेंस देंगे ना, तो वो कॉन्फिडेंस आपके पास कहाँ से आएगा? सही है। एक तो बेस्ट केस होगा जो डेवलपर से पूछोगे कि यार ये कितने टाइम में बना लोगे, तो वो तो बेस्ट केस देगा, और डेवलपर का एस्टिमेशन कभी भी क्लाइंट को नहीं देना चाहिए क्योंकि डेवलपर हमेशा बेस्ट केस देता है।
और बेस्ट केस के सक्सेस के चांसेस कम होते हैं, ये मैं अभी भी बता चुका और एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव भी किया है। और अच्छा, दूसरा आता है वर्स्ट केस। तो क्या वर्स्ट केस बताना चाहिए क्लाइंट को? तो वर्स्ट केस के अंदर फिर ये होगा कि वो ज्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन उसमें भी कॉन्फिडेंस आपको 75% होगा। 25% आपके चांसेस होंगे कि आपका टाइम प्रोजेक्ट के टाइम पे पूरा नहीं होगा। 75% श्योरिटी है कि टाइम पे पूरा होगा, लेकिन 25% चांसेस हैं कि वो टाइम पे पूरा नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे 90% श्योरिटी दो कि ये प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा होगा, 90% श्योरिटी के लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए फिर आपके पास फार्मूले मौजूद हैं जिनके थ्रू आप 90% श्योरिटी वाले एस्टिमेशंस कैलकुलेट कर सकते हो। वो आपके पास फार्मूला ये है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आपको एस्टिमेशन में 90% श्योरिटी चाहिए, ये देखें नीचे, ये 90%, ये टेबल दिया हुआ है, इसमें फार्मूले दिए हुए हैं। 90% श्योरिटी अगर आपको एस्टिमेशन में चाहिए तो उसका फार्मूला है एक्सपेक्टेड केस प्लस 1.28 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, अगर आपसे मैं कहूँ मुझे 80% श्योरिटी चाहिए तो उसका फार्मूला है एक्सपेक्टेड केस प्लस 0.84 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये जो वैल्यूज है 2, 1.81, 0.84, 0.67 या ये 0.25 टू 0.52, ये जो वैल्यूज दी हुई हैं इधर फार्मूले में, ये कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मैं अभी सिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और एक्सपेक्टेड केस आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी, दोबारा रिपीट करता हूँ क्विकली। एक्सपेक्टेड केस क्या होता है? एक्सपेक्टेड केस का फार्मूला आपको दिखाया भी था, लेट मी शो यू अगेन। ये एक्सपेक्टेड केस का फार्मूला है दिस वन। ठीक है, एक्सपेक्टेड केस का फार्मूला है बेस्ट केस प्लस 4 मोस्ट लाइकली प्लस वर्स्ट केस डिवाइडेड बाय 6। ये एक्सपेक्टेड केस का फार्मूला है। ठीक है, इसके थ्रू आप एक्सपेक्टेड केस वैल्यू कैलकुलेट कर देते हो। उसके बाद आप उसको पुट करते हो कॉन्फिडेंस के लिए इस फार्मूले में, जो कि अभी टेबल दिखाया था आपको मैंने, दिस टेबल। ठीक है, इसमें आप एक्सपेक्टेड केस की वैल्यू इनपुट करते हो। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है सम ऑफ वर्स्ट केसेस, यानी कि टोटल वर्स्ट केसेस का सम करेंगे, माइनस करेंगे टोटल बेस्ट केसेस के सम। ठीक है, सम ऑफ द बेस्ट केसेस। तो टोटल वर्स्ट केसेस को माइनस करेंगे टोटल बेस्ट केसेस के साथ और डिवाइड करेंगे 6 के साथ उसको। तो टोटल यू विल गेट द आंसर ऑफ, तो जो भी इसका आंसर होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में इसका, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में आपसे कहूँ कैलकुलेट करके दिखा दो, तो सम ऑफ वर्स्ट केसेस वो है 38.6, ये सम ऑफ वर्स्ट केसेस है। और स्टैंडर्ड डेविएशन में बेस्ट केसेस का सम क्या है? बेस्ट केसेस का सम है 20। तो 38.6 माइनस 20, ठीक है, 38.6 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कहाँ से आई? 38.6 ये रहा, ठीक है, माइनस 20 विच इज बेस्ट केस, डिवाइडेड बाय 6 किया तो आंसर आया 3.1। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसको अगर मैं आपसे अब कहता हूँ 90% श्योरिटी निकाल के दो, तो 90% श्योरिटी के लिए एक्सपेक्टेड केस की वैल्यू यहाँ से उठाते हैं। एक्सपेक्टेड केस की वैल्यू कितनी है? 28.62। 28.62 इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो 28 पॉइंट इस पे पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 28.62 प्लस 1.28 मल्टीप्लाई बाय 3.1। 3.1 कहाँ से आया? ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी हमने। स्टैंडर्ड डेविएशन की कैसे वैल्यू निकाली थी? दोबारा रिपीट करता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सम ऑफ वर्स्ट केसेस विच इज 38.6 माइनस सम ऑफ बेस्ट केसेस विच इज 20। तो 38.6 से 20 माइनस किया था तो ये बना था 3.1। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक्सपेक्टेड केस कहाँ से आया? एक्सपेक्टेड केस ये रहा विच इज 28.62, ये एक्सपेक्टेड केस की वैल्यू है। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट किया था 28.6। तो अगर मुझे 90% श्योरिटी चाहिए तो 28.6 प्लस 1.28 मल्टीप्लाई बाय 3.1, तो टोटल आंसर जो होगा वो आपके पास आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है यूजिंग दिस अप्रोच स्टैटिस्टिकली वैलिड 75% likelihood be expected case which is 29% weeks plus 0.69 standard deviation which is 29 plus 0.67 multiply by 3.1 which is equal to 31 weeks। तो कहता है 75% अगर आपको लाइकली कैलकुलेट करना हो तो उसका फार्मूला होगा
एक्सपेक्टेड केस जो कि था 29 वीक्स, तो 29 वीक यहाँ पे पुट करें। 0.67 फार्मूले का है और स्टैंडर्ड डेविएशन है 3.1, तो ये 3.1 यहाँ पे लिखा है। तो टोटल आंसर इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 31 वीक्स। तो ये इस चीज में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ कि बेस्ट केस एस्टिमेट हम दे नहीं सकते क्लाइंट को, क्योंकि उसमें सक्सेस के चांसेस कम होते हैं। वर्स्ट केसेस के अंदर जो सक्सेस के चांसेस है वो 75% है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 90% या 80% या 95% श्योरिटी वाले एस्टिमेशन दो कि ये प्रोजेक्ट इतने टाइम में हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के बताओ, तो उसके लिए फिर आपके पास ये टेबल है। इस टेबल के अंदर फार्मूले दिए गए हैं, इनमें से आप कोई भी फार्मूला उठा लें परसेंटेज के हिसाब से, और आपको वो श्योरिटी देगा कि इतने टाइम के अंदर आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो टू इंक्रीज द श्योरिटी इन योर एस्टिमेशंस, you have to use this table and you have to choose a percentage of confidence level, और उसका फार्मूला उसके सामने लिखा हुआ होगा, and you have to multiply it with the standard deviation, ठीक है। और उसके बाद you will get the answer। अगर आपके पास फीचर्स जो है वो बहुत ज्यादा है, तो फिर आपके पास फार्मूले जो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का डिवाइडेड बाय 6 की जगह भी उसकी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो। आप स्टेटिस्टिक्स पढ़ के आए होंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब आपके पास स्मॉल नंबर ऑफ वैल्यूज हो तो उसको आप डिवाइडेड बाय 6 करते हो स्टैंडर्ड डेविएशन में, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन 6 की बजाय आप उसकी रेंज की वैल्यू भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा होगा। कोई ऐसा बंदा है जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन का पता नहीं हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको जल्दी से क्विकली एक छोटा सा एग्जांपल करवाता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का, ताकि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी याद आ जाए कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपने स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ा था। सो लेट मी सी, मेरे पास अगर इसकी कोई स्लाइड हो स्टैंडर्ड डेविएशन की, ये रही स्लाइड। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है, पहले इसको सीखते हैं फिर उसके बारे में बात करते हैं कि व्हाई वी यूज इट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज वाइडली यूज्ड टू मेजर द वेरिएबिलिटी और डाइवर्सिटी यूज्ड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम यूज करते हैं जब हमें वेरिएबिलिटी या डाइवर्सिटी पता लगानी हो, ठीक है। वेरिएबिलिटी का मतलब है कि चेंज, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कितना चेंज है या कितना दूर है, इस चीज को पता लगाने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं। जैसे कि आपके क्लास में सपोज करें कि एवरेज जो मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स सपोज करते हैं 60 है, यानी कि एवरेज स्टूडेंट्स जो है, यानी कि 100 स्टूडेंट्स में से एवरेजली जो मार्क्स आए हैं वो 60 हैं। किसी के 40 भी हो सकते हैं, किसी के 50 भी हो सकते हैं, किसी के 30 भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज हमने जब कैलकुलेट किया 100 स्टूडेंट्स का तो टोटल हमारे पास सपोज करेंगे 60 नंबर आए, ठीक है। उसके बाद आप ये पता लगाना चाहते हैं कि स्टूडेंट जो रोल नंबर 1 है वो एवरेज से कितना दूर है या कितना पास है। एवरेज मार्क्स कितने 60 है, ठीक है, 60 नंबर है। और सपोज करें रोल नंबर 1 जो है उसके नंबर आए हैं 40। तो अब अगर आप ये पता लगाना चाहें अगर कि वो 60 से कितना दूर है या कितना पास है, उसके कितने करीब है या कितना दूर है, कितना वेरी करता है एवरेज वैल्यू से, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू पता लगा सकते हैं। सो इट शोज हाउ मच वेरिएशन और डिस्पर्शन इज देयर इन द फॉर्म ऑफ एवरेज, मीन और एक्सपेक्टेड। तो एवरेज से कितना दूर है या एवरेज से कितना करीब है, ये पता लगाने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर एवरेज के करीब होगा तो इसका मतलब है कि सारे स्टूडेंट से की तरह वो भी एवरेज ही है, ठीक है। अगर वो उसके नंबर बहुत ज्यादा है, सपोज 90s में नंबर है, वो काफी दूर है एवरेज से, तो इसका मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार बंदा है। या अगर उसके बहुत कम, ओके सो हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वेरिएबिलिटी या डाइवर्सिटी के को पता लगाने के काम आता है कि हम लोग मीन से, मीन वैल्यू जो है यानी कि जो सेंट्रल वैल्यू है उससे कितना दूर है या कितना पास है। तो अगर कोई स्टूडेंट है और उसके मार्क्स 60 मार्क्स के, फॉर एग्जांपल 60 इज आवर एवरेज फॉर एग्जांपल नंबर, और हम अगर एवरेज नंबर से अगर दूर है, ठीक है, दूर का मतलब है कि अगर उसके नंबर बहुत ज्यादा है, यानी कि 80-90 नंबर है, 95 नंबर है और वो 60 से दूर है, तो इसका मतलब है ये
कि वो या तो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, यानी कि वो एवरेज स्टूडेंट से इंटेलिजेंट है, या उसके नंबर ज़्यादा है उससे। और दूसरा, अगर उसके नंबर बहुत कम है, फॉर एग्जांपल 60 से बहुत कम है, उसके 5, 10, 15 नंबर है, तो यानी कि वो एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा सा वीक है पढ़ाई में। तो उसकी जो वेरिएबिलिटी है वो ज़्यादा है, और वेरिएबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि या तो वैल्यू एक्सेप्शनल होगी यानी कि बहुत अच्छी होगी, या तो बहुत पुअर होगी यानी बहुत बेकार होगी। सो एक्सेप्शनल वैल्यूज यानी कि वो मीन से काफ़ी दूर होती हैं, या रिलेटिव वैल्यूज या तो वो बहुत बड़ी नियर होती हैं वैल्यूज टू द स्टैंडर्ड डेविएशन। मोस्टली वैल्यूज जो होंगी ना वो वेरिएबल जो हमारे पास एवरेज वैल्यू से करीब तर होंगी, ठीक है, नियर होंगी मोस्टली वैल्यूज, क्योंकि तभी तो एवरेज वैल्यू आपको मिली है। एवरेज वैल्यू अगर आपको बहुत दूर दूर वैल्यूज होंगी तो फिर एवरेज वैल्यू आपको अजीब सी मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जो एवरेज वैल्यू होगी तो मोस्ट ऑफ द वैल्यूज विल बी नियर टू द एवरेज वैल्यू। सो एनीवेज, ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा आपने, मैं आपको सिर्फ रिमाइंड करवा रहा हूँ कि लो स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स दैट द डेटा पॉइंट्स टेंड टू बी वेरी क्लोज। ये ठीक है, वही चीज जो मैं भी बता रहा था कि अगर जो वैल्यूज हैं लो स्टैंडर्ड अगर आपके पास आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर उसकी वैल्यू छोटी सी या स्मॉल वैल्यू आपके पास आई है, तो इसका मतलब है कि सारे स्टूडेंट के नंबर जो है ना वो एक जैसे ही है, 60, 65, 63, 62 सबके एक जैसे हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू बहुत छोटी सी आएगी। लेकिन अगर वो कहता है वेयर इज द हाई स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आई है आपके पास, तो इसका मतलब है कि डेटा जो है बड़ी दूर दूर तक फैली हुई है। तो यानी कि इसका मतलब है कि स्टूडेंट के नंबर एक दूसरे से बहुत ज्यादा वेरिएबल है, यानी कि किसी के 70 हैं तो किसी के 5 हैं, किसी के 15 हैं तो किसी के 90 हैं, किसी के 75 हैं तो किसी के 30 हैं। तो यानी कि एक दूसरे से बड़े दूर दूर वैल्यूज हैं। तो ये आपके पास कंफर्मेशन में भी बड़ी हेल्प करता है। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स या डेटा एनालिसिस अगर आप पढ़ोगे ना तो उसमें आप सीखोगे कि अगर वैल्यूज बड़ी दूर दूर तक होती हैं तो उनमें डाउट हमें क्रिएट होता है कि ये इतना दूर वैल्यू कैसे हो सकती है मीन की वैल्यू से, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स के नंबर अगर 60s में आए हैं तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक बच्चे के नंबर 90s में आए हैं। तो उसके ऊपर फिर इंक्वायरीज हो सकती हैं, फिर उसके ऊपर चेक किया जा सकता है। तो ये बड़ी डेटा एनालिसिस में बड़े हेल्पफुल होती हैं ये चीजें। सो एनीवेज एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में सपोज करें ये वैल्यूज हैं 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9। इसका अगर मैं आपसे कहूँ स्टैंडर्ड डेविएशन पता करके दो, तो पहले तो आप मीन कैलकुलेट करोगे। मीन के लिए क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे आपस में, 2 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 7 + 9 डिवाइडेड बाय 8। 8 इसलिए क्योंकि ये टोटल 8 नंबर है, ठीक है। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 नंबर है। सो डिवाइडेड बाय 8, सो मीन आपका जो आया है वो आया है 5, यानी कि एवरेज मार्क्स कितने हैं, 5 हैं। तो सबके नंबर आसपास कितने हैं, आसपास 5 के हैं, यानी कि मीन वैल्यू इज 5। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है कि आप क्या करेंगे, जो आपके पास नंबर है ये सपोज करें 2, 2 में से माइनस करोगे 5 को, यानी कि मीन को डिवाइड करोगे, स्क्वायर करोगे ताकि इसकी प्लस माइनस साइन खत्म हो जाए, ठीक है। स्क्वायर इसलिए करेंगे, तो 2 - 5 स्क्वायर, तो ये बनेगा 3, यानी कि 2 - 5 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 9। सिमिलरली ये 4, 4 - 5 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बचेगा। 4 - 5 स्क्वायर करेंगे तो 1, ये अगेन 1। 5 - 5 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। 7 - 5 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। 9 - 5 इसका 2 पावर 2 करेंगे तो इसका 16 बचेगा। अब इन सबको प्लस करें आपस में और इसका अंडर रूट करें ताकि ये जो स्क्वायर किया था ये स्क्वायर खत्म हो जाए। अंडर रूट इसलिए करेंगे ताकि ये जो स्क्वायर किया था ये स्क्वायर खत्म हो जाए। तो ये बचेगा divided by 8, तो total answer is 2. 2 is your standard deviation. The quantity is the population standard deviation is equal to square root of the variance. तो अगर आपको वेरिएंस पता लगाना हो तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे या स्क्वायर रूट करेंगे तो वो आपका वेरिएंस कहलाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आप स्क्वायर करते हो, स्क्वायर रूट करते हो तो वो वेरिएंस कहलाता है, याद रखें। वेरिएंस तब यूज करते हैं जब आपके पास डेटा सेट बहुत बड़ा होता है, तो फिर आप उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह वेरिएंस यूज करते हो, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तब यूज करेंगे जब आपके पास वैल्यूज नंबर ऑफ वैल्यूज स्मॉल हो, यानी कि थोड़ी सी वैल्यूज हो,
तो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर सकते हो, और जब आपके पास वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो फिर आप उसका वेरिएंस भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। सो एनीवेज ये यहाँ पे वही चीज यूज की थी हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन के। ये फीचर्स थोड़े से थे हमारे पास, टोटल 10 फीचर्स थे, 10 फीचर्स हैं टोटल। तो इसलिए हमने इसके ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया इसका। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने से हमें मीन या एवरेज वैल्यू का डिफरेंस या वेरिएंस पता लग गया। और उसके बाद फिर हमने पता लगाया कि परसेंटेज ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए ये टेबल था। ठीक है। और इस टेबल के अंदर से हमने कैलकुलेट किया परसेंटेज ऑफ कॉन्फिडेंस को, कि हमें अपने एस्टिमेशन में कितना कॉन्फिडेंस चाहिए। सही है। सो दैट्स इट, ये चैप्टर पूरा हो गया है यहाँ तक। और हमने कोर्स को भी ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। बाकी जो कुछ चीजें और हैं इसमें, वो है थोड़ी और टेक्निक्स हैं एस्टिमेशन की इसके अलावा भी। और ये अगर हमें टाइम मिल गया, फॉर एग्जांपल अभी ये वीक प्रोबेबली हमारा लास्ट होगा क्लासेस का, और नेक्स्ट वीक अगर क्लासेस हुए हमारे पास, तो फिर हम लोग इसके चैप्टर नंबर कौन से चैप्टर में है अभी हम, वी आर इन द चैप्टर नंबर 10 प्रोबेबली। यस, सो वी हैव जस्ट फिनिश चैप्टर 10, और चैप्टर 11 12 जो है ये फिर हम देखेंगे, अगर टाइम मिल गया नेक्स्ट वीक का तो फिर 11 12 को शुरू करेंगे। ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क क्वेश्चंस।